नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक नोटिफिकेशन आया है। पीईटी 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है और आज 1 अगस्त से आप इसको भर सकते हैं। जो भी लोग पेट को टारगेट कर रहे हैं तो वो लोग जल्दी से जाकर फॉर्म भरें और जितनी जल्दी भरेंगे उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर सेंटर्स अच्छे मिलते हैं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में देखेंगे कि पेट जो 2023 का आया है इसमें क्या क्या बातें ध्यान देने लायक है। यानी जो फॉर्म भरेंगे तो थोड़ा समझने की कि भाई फॉर्म किस बारे में है, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, सिलेबस क्या है और साथ में कि आपको फीस कितनी लगेगी, ये देखेंगे इसके अंदर। पहले देखते हैं ये जो शुरुआत में ही ये जी देखिए पेट 2023 का जब वो आ चुका है, यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट 2023 का है। विज्ञापन का प्रकाशन की तिथि 1 अगस्त है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की स्थिति आज से शुरू हो चुका है, 1 अगस्त से हो गया है। ठीक है, और ये 30 अगस्त तक आप कर पाएंगे। 30 अगस्त तक आप फॉर्म भर पाएंगे, ये लास्ट डेट है। ठीक है, और जो ये तिथि जमा करने की है, मतलब कि शुल्क जमा करने की तिथि 30 अगस्त है। उसके बाद आपको 4-5 दिन का समय और मिलेगा और ये 6 सितंबर तक अंतिम जो है वो तिथि है। लास्ट डेट जो है वो 6 सितंबर, तब जब शुल्क जमा आप 30 तारीख को कर दोगे तो। ठीक है, मतलब किसी भी हालत में फीस जमा जो 30 अगस्त तक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको 4-5 दिन का समय मिलेगा और 6 सितंबर तक फॉर्म, बाकी बचा कुचा फॉर्म जो है वो भर पाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज देखते हैं। पहले समझते हैं कि ये जो पेट का पेपर है, ये पेट का पेपर असल में है क्या चीज। देखिए, यूपी में जितने भी समूह गा के समस्त पद होते हैं, ठीक है, समूह गा के यानी का ख गा ए बी सी डी। ठीक है, क्योंकि ए जो होता है वो आईएएस वाले रैंक होती है, बी और बी पीसीएस वाली होती है, सी भी पीसीएस में कुछ आ जाती हैं, खासकर नायब तहसीलदार वगैरह जो है सी ग्रेड की हैं। डी ग्रेड की जितनी नौकरियां होती हैं उन्हें समूह गा वाले बोलते हैं। ठीक है, और इसमें बोला गया कि 20 नवंबर 2020 के बाद जितनी भी समूह गा की नौकरियां निकली हैं, ठीक है, छोटी लेवल की नौकरी होती हैं जैसे लेखपाल वगैरह की नौकरी हो गई, इस तरह की नौकरियां हैं। जितनी भी 11/20 के बाद जितनी भी नौकरियां आई हैं सब जो है इस एग्जाम के माध्यम से कंडक्ट कराई जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आपको अगर ऑफिसर लेवल की नौकरी होती है उसके लिए आपके पास आयोग है, कमीशन, यूपी पीसीएस का कमीशन है। ठीक है, जिसमें आप पीसीएस का भरते हो। और जितनी छोटे लेवल की नौकरियां होती है उन सबको हम पेट के माध्यम से, पहला पेपर होता है पेट का, 2 तरह के पेपर होते हैं। पहला ये प्रीलिमिनरी पेपर है, तो पहले आप जो है वो पेट का पेपर देंगे। ठीक है, पेट का पेपर देंगे, इसमें आपके परसेंटाइल आपके आएंगे, जैसे कुछ नंबर आएंगे, उसके बाद नंबर के साथ परसेंटाइल भी आएंगे। जैसे मान लीजिए आपका 95 परसेंटाइल आ गया। ठीक है, आपने पेपर सबको परसेंटाइल मिलता है। ठीक है, सबको परसेंटाइल मिल जाता है जितने भी लोग होते हैं। उसके बाद एक और जब वार्ड निकलेगी, जब जितने भी ये पदों की आगे, जैसे मान लो कि लेखपाल पद आ गए कि भाई लेखपाल पद पे आप करेंगे, तो वो इनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी। पहले बोलेंगे कि जिसके पेट में 95 परसेंटाइल आए हैं वो लोग भर सकते हैं। ठीक है, तो पेट 2023 में अगर आपके 95 परसेंटाइल आए होंगे, आप जाकर लेखपाल का जो फॉर्म आया होगा वाला फॉर्म वो आप भर पाएंगे। ठीक है, तो पेट कंपलसरी है, पहला स्टेप पेट है। ठीक है, उसकी परसेंटाइल के हिसाब से दूसरा जो एग्जाम आएगा, मतलब जो अलग अलग विभाग जो निकालेंगे वो परसेंटाइल का क्राइटेरिया रखते हैं कि हाँ भाई इतनी परसेंटाइल वाले भरें, इससे नीचे वाले ना भरें। ठीक है, तो फिर आप भरेंगे, उसका फिर एग्जाम होगा और देन आपको नौकरी मिलेगी। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, लेकिन ठीक है, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड एक रहता है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा देखते हैं कि इसमें जो भी फर्क समझने के लिए है। ठीक है, ये जो ये पेट का है, ये इसका जो है जो प्रभावी होएगी वो 1 साल का, 1 ईयर का इसके अंदर रहता है। ठीक है, तो जो आप देख रहे हो इसके अंदर ये 2000 इसके अंदर आप देखेंगे 1 वर्ष की अवधि तक रहेगा। और देखिए, उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 का परिणाम दिनांक 2022 वाला, पिछले साल वाला, वो 25 जनवरी को आया था, जो कि 1 वर्ष की अवधि तक यानी कि 24/1/2024 तक प्रभावी था। यानी कि 2022 वाला जो पेट का मार्कशीट आई थी, जो नंबर आए थे, वो 24/1/2024 यानी कि अगले साल 24 तक, जनवरी तक रहेगा। उसके बाद पेट का पेपर होगा, अभी पेट का तो बीच में हो जाएगा।
उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद अगले एक साल तक, यानी कि 24/1/2024 से मान लेते हैं 24/1/2025 तक, फिर पेट 2023 की मार्कशीट जो है वो अलाउड रहेगी या वो काम आएगी। 22 वाला काम नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद अवधि समाप्त हो जाएगी, उसके बाद 23 वाला जो है वो काम में आएगा, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं जो मेन चीजें मैं इसको देख लेता हूं इसके अंदर। देखिए जो ये तनख्वाह है, ये आप देखिए इसके अंदर तनख्वाह का जो सैलरी का है, उत्तर प्रदेश शासन प्राथमिक अनुभाग 3 के अधिसूचना संख्या इतना 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 के तहत 15/2014 द्वारा अधिसूचित संख्या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग धारा 2 के आधार पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए वेतन बैंड 1 रुपए, वेतन बैंड रुपए 5200 से लेकर 1900 ग्रेड पे आपका। ग्रेड पे कितना? 1900 का मतलब होता है 19,000 ग्रेड पे, ठीक है। यानी कि मोटा मोटा बता रहा हूं, हो सकता है 20 भी हो जाए, ठीक है। कि जब आप ज्वाइन करोगे तो 1900 ग्रेड पे करोगे, यानी 19,000 की आपकी सैलरी होगी। और चूंकि ये ग्रेड पे है तो हर साल बढ़ता रहेगा, क्योंकि ग्रेड पे का लेवल बढ़ता रहता है। ग्रेड पे 1900, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। तो 19,000 से भी हर साल इसमें इंक्रीमेंट होता रहता है इसके अंदर, लेकिन जब शुरुआत करेंगे तो इसके अंदर जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अंदर जो है जब आप फॉर्म भरेंगे, देखिए जब आप फॉर्म भरेंगे, यहां पे एक चीज देखते हैं, तो कुछ आपके कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर होगा, फोटो सिग्नेचर होंगे, बाकी जो फॉर्म भरेंगे तो ये सब फीस पेमेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रिंट जो है, जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट एप्लीकेशन निकाल के रख लेना है, क्योंकि वैसे तो काम नहीं आता, क्योंकि आपको एडमिट कार्ड आएगा, मेल आएगा, लेकिन इसको आप रख लीजिएगा कि अगर इन केस कुछ डिस्प्यूट होता है तो आपके पास एक प्रूफ रहे कि हाँ भाई आपके पास आपने फॉर्म जो है कंप्लीट करके भर दिया था इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसमें बाकी जो इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इसके अंदर, आपको मोबाइल नंबर देना, ईमेल देना, ये सब आप कर लोगे। इसमें ज़्यादा कुछ मैं अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सब कुछ आपका जो भी आप करेंगे, जो भी आप फॉर्म भरेंगे, स्लिप होगा, पेमेंट वाला होगा, सबका आप रिकॉर्ड रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप फॉर्म भरें तो जो भी पेमेंट हुआ है, चाहे आपने फॉर्म भरा है, ठीक है, कुछ भी स्लिप लगी है, उसका आप एक रिकॉर्ड रखिएगा, क्योंकि यू नेवर नो, वैसे काम नहीं आता है, लेकिन यू नेवर नो, अगर फॉर्म कहीं फंस गया है तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आपने फॉर्म भर दिया है, अन्यथा कोई कुछ भी आपको प्रूफ नहीं बता पाओगे। तो सिक्योरिटी रीजन के लिए थोड़ा सा कि इन वर्स्ट के सिनेरियो आपके पास कुछ रहना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। दूसरा, आपके फोटो सिग्नेचर कर लीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ लीजिएगा, और फोटो जो 6 महीने के भीतर लिया गया और लेटेस्ट फोटो होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, और हस्ताक्षर भी आपके हिंदी और इंग्लिश में होंगे, किसी भी लेटर के अंदर, कैपिटल लेटर के अंदर आप कर लीजिएगा। फॉर्म जब आप भरेंगे कर दिए, इसमें ये सब हो जाएगा, कोई इसमें ज्यादा कुछ नहीं करूंगा मैं इसमें जो थोड़ा बहुत मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो फीस का देख लेते हैं, जो कितनी फीस लगेगी। देखिए फीस जो है वो आपकी, जो सामान्य लोग हैं उनकी टोटल फीस 185 रुपीज लगेगी, पिछड़ा वर्ग की भी 185 लगेगी, एससी की 95 लगेगी, एसटी की भी 95 लगेगी, और कोई दिव्यांगजन है तो उसकी 25 रुपए लगेगी। तो आप लोग अपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपकी जो फीस है वो भर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, कुशल खिलाड़ी हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, द्वारा क्रमांक 114 तक उल्लेखित उनके मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क दिया जाएगा। यानी कि मान लो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित लोग हैं वो अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो वो लोग 95 भरेंगे। मान लो कि दूसरा बंदा जो आता है पिछड़ा वर्ग में आता है तो वो 185 भरेगा। तो यानी कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिल रहा है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग आपको भरना पड़ेगा। कि मान लो महिला जो है, एससी वाली महिला जो होगी वो 95 भरेगी, लेकिन जो आपकी जनरल वाली महिला होगी वो 185 रुपीज भरेगी, ठीक है। ये होगा इसके अंदर। बाकी इसके अंदर एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, ईमेल होगा, इसमें कोई देखिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकते। यानी कि आपने एक बार जो रजिस्टर्ड कर दिया मोबाइल नंबर, जो आपने जिस नंबर से रजिस्टर्ड कर दिया और जिस नंबर को ईमेल कर दी, उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के उसी ईमेल आईडी को यूज कीजिएगा, उसी फोन नंबर यूज कीजिएगा जो कि एक्टिव हो, इनएक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। कई बार लोग ध्यान नहीं देते हैं तो दिक्कत आ जाती है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है हाई स्कूल, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो है हाई स्कूल,
तो जितने भी हाई स्कूल पास लोग हैं वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप अपनी डिग्री के साथ कीजिएगा, भले मतलब आपने बीए कर रखा है तो आप अपना ग्रेजुएशन तक की अपनी जो भी अपनी डिग्री है उसको करिएगा, या एमए है तो एमए तक कीजिएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है इसके अंदर, ठीक है। कुछ वैकेंसी ऐसी आती है, लेट्स सपोज जैसे कि प्यून की नौकरी आ गई, चपरासी की नौकरी आ गई, उसमें बोला गया कि भाई जिसके पैठ में 60 से 70 से आसपास हैं, 70 के तक हैं वो भरें, साथ में जिससे 10th पास खाली है वो लोग भरें। तो क्या होगा कि आप पियून के लिए आप कर पाओगे। तो लेकिन हाई स्कूल की वैकेंसी ज़्यादा आती नहीं है, आप भर दीजिएगा। जो लोग इंटरेस्टेड वो भी कर सकते हैं। वैकेंसीज हाई स्कूल लेवल की नहीं आती। हाँ, लेखपाल जो है वो उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होती है, तो लेखपाल के लिए 12th होगी, लेकिन हाई स्कूल के लिए ज़्यादा नहीं आती है। लेकिन फिर भी आप भर दीजिए, यू नेवर नो, सरकार ने कुछ वैकेंसी निकाल दी तो अगर मौका लगे तो भर भी दीजिएगा, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी जो एज लिमिट है वो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष है। 18 वर्ष पढ़ लीजिएगा, 18 से लेकर 40 है, प्लस 5 ईयर आपका रिजर्वेशन है। 18 से 40 जनरल कैटेगरी, और रिजर्वेशन जो है वो आपका 5 साल का है। इसमें भी अलग अलग इसके अंदर छूट जो नियम है, छूट दे रखी है इसके अंदर। जैसे कि आपका जो है, जैसे मान लीजिए कि जो खेलों में जुड़े हुए लोग हैं उनको 5 वर्ष की छूट है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो है वो 3 वर्ष की छूट है, ठीक है। और जो आप दिव्यांग लोग हैं वो उनको 15 वर्ष की छूट है, उनको 15 वर्ष की छूट है, ठीक है। ये 15 वर्ष की छूट है ये। तो आपके फिर से बढ़ाता हूं मैं आपको कि जो खेलों से संबंधित है उनको 5 वर्ष की छूट है, जो आपकी भूतपूर्व सैनिक है उनको 3 वर्ष की छूट है, ठीक है। और बाकी जो उसमें है आपके जो दिव्यांग वगैरह आते हैं, ठीक है, उनको दिव्यांग जन जो है उनकी छूट 15 वर्ष की आती है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर और देख लेते हैं। प्रारंभिक पैट 2023 का परिणाम घोषित होने के उपरांत आयोग द्वारा निर्गत किए जाने वाले विज्ञापनों और उनसे संबंधित मुख्य परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा गणना विभागों से प्राप्त अधियाचन संगत सेवा नियमावली एवं विज्ञापन में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होगी। मतलब कि जो मेंस के होंगे वो जो क्राइटेरिया होगा उसको फॉलो किया जाएगा, ये बता रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। आरक्षण बता दिया गया, 2 तरह के आरक्षण होते हैं। एक आपका वर्टिकल होता है जिसको हम बोलते हैं लंबवत, इसमें SC ST आपका पिछड़ा वर्ग और EWS आते हैं ये। और एक होता है हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज। इसमें क्या होता है कि जिस भी कैटेगरी के अंदर होते हैं उसके अंदर आपको मिल जाता है। जैसे कि आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन और आपके महिला उत्कृष्ट खिलाड़ी, तो ये अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से होते हैं। यानी कि मान लो महिला कोई है वो SC में है तो SC की महिला, SC की जितनी सीटें होंगी उसमें 20% रिजर्वेशन मिल जाएगा उसका, ठीक है। या OBC में हो तो उसको OBC के अंदर वो मिल जाएगा, इसके बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। एक होता है वर्टिकल वाला होता है आपका जनरल, OBC, SC ST, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल होता है कि उसी कैटेगरी के अंदर आपको मिल जाती हैं सीटें, ठीक है। अगर मान लीजिए एक ही दिन में कई शिफ्टों में पेपर हो रहा है, एक से अधिक पालियों में हो रहा है, अगर यदि परीक्षा जो है एक से अधिक शिफ्ट में कराई जा रही है तो स्कोर का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अगर मान लीजिए फॉर्म ज़्यादा भर दिए गए, 40-50 लाख भर दिए गए, तो नॉर्मलाइजेशन जो है अगर एक से अधिक शिफ्टों में होगा तो उसका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस रहेगा कि सबके, क्योंकि होता क्या है कि अलग अलग पेपर होते हैं तो हर पेपर को नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा कि सबकी जो हार्डनेस है और क्वालिटी है वो एक रेंज में रहे, और उसके बाद एक नॉर्मलाइज करके स्कोर आता है, ठीक है। उसमें कुछ को फायदा होता है, कुछ को नुकसान होता है, लेकिन वो खैर बात की बात है, लेकिन रहेगा यही, ठीक है। बाकी मैं इसमें बाकी जब पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ उसमें और नहीं है, इसमें पढ़ लीजिएगा। मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, सिलेबस देखते हैं एक बार, ठीक है। सिलेबस क्या चीज़ है? पैट का सिलेबस आप देखिए, इतिहास, भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 अंक में 5 क्वेश्चन आएंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्ता वंश और समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ठीक है। फिर आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें 5 आपको आएंगे अंक मिलेंगे, 5 अंक आएंगे, 5 का मतलब 5 सवाल आएंगे इसके अंदर। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट
1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये आपके 5 सवाल इसमें से आ जाएंगे। ज्योग्राफी से देखिए क्या है, लगभग 5 सवाल आएंगे। भारत और विश्व का भौतिक विज्ञान, नदियां और नदियों घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियों और हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व की राजनीतिक भूगोल, जलवायु और मौसम, टाइम जोन और जनसंख्या का परिवर्तन, प्रवास। 5 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। फिर से पढ़ते हैं इसमें से। इंडियन इकोनॉमी में आप पढ़ लीजिए, इन भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 91, योजना आयोग, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, हरित क्रांति, दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार। वर्ष 91 के आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था। वर्ष 2014 में मोदी जी काल के पश्चात जो सुधार किए गए, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भारत संविधान के ऊपर मेन में जाएगा। भारत संविधान की मुख्य विशेषताएं, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, संसदीय प्रणाली एवं संघ और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज। सामान्य विज्ञान में प्रारंभिक ये आपके बायोलॉजी और मतलब बेसिक बायोलॉजी, केमिस्ट्री और आपकी फिजिक्स। अंकगणित में एलिमेंट्री अर्थमेटिक है, पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकीय गणित, समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक और घात और औसत। हिंदी में आएगी संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश का एक वाक्य, लिंग, विभनात् शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं। अंग्रेजी में आएगा अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश का प्रारंभिक, तर्क, रीजन, लॉजिक एंड रीजनिंग, वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह भिन्न को अलग करना, कैलेंडर और घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, निगात्मक, तर्क, कथन, विवेचन और निर्णय, सामायिक, करंट अफेयर्स, भारतीय एवं वैश्विक यानी कि करंट अफेयर्स। फिर आपका अवेयरनेस में आता है भारत के पड़ोसी देश, देश जीके, देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारत संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन और उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारतीय कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुस्तक एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। 10 नंबर आएंगे। देखिए अपठित गद्यांश जो आता है, ठीक है, मतलब कॉम्प्रिहेंशन, और ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 ग्राफ आएंगे, सिर्फ 10 नंबर के आएंगे। देखिए बहुत अच्छे अच्छा है। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 तालिकाएं आएंगी 10 की। ये सब मिला के पूरा जो डिफिकल्टी लेवल जो है, देखिए यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली गई है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या बोला गया इसके अंदर, जो कि आपको समझ में आएगा कि आपको ध्यान किस पे देना है। क्रमांक 1 से 9 यानी जितना भी हमने ऊपर पढ़ा है पर अंकित शैक्षिक विषयों के से संबंध, प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक और अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। यानी कि जो एनसीईआरटी लेवल की किताबें हैं हमें वो पढ़नी है, बस एनसीईआरटी में दिया गया उसको पढ़ लेना है। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू होगा, ठीक है, एमसीक्यू आ जाएगा, और प्रत्येक गलत के हेतु 1.1/4 अंक कटौती होगी। यानी कि आपके अगर मतलब 25% कटौती हो रही है, ठीक है, यानी कि हर 4 पे 1 क्वेश्चन, अगर 4 आपने सही किया है, 4 गलत किए हैं तो आपका 1 जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, 25% की हो जाएगा। बाकी इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। पैट बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से आप फॉर्म भरिएगा। 25 लाख से कम लोग जो हैं वो फॉर्म पेपर नहीं देते हैं, 25 लाख से ज़्यादा ही लोग देते हैं, तो कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा रहेगा। इससे पढ़ाई ठीक से कीजिए, कोशिश कीजिए कि 97, 98 एटलीस्ट परसेंटाइल आपके पास आ जाएं क्वालिटी के साथ, जिससे कि आपको अगर कोई भविष्य में अच्छी नौकरी निकलती है, लेखपाल की नौकरी आती है, कुछ और आती है, तो आप उनको अप्लाई कर सको। अगर आपके बहुत कम स्कोर आता है, 80s में आते हैं, 85 या 90 तक भी आते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको मतलब मौके नहीं मिलेंगे। चुनाव का वक्त है, हो सकता है कि अगले साल तक जब आपका मार्कशीट आ जाए तो हो सकता है कि कुछ ज़्यादा नौकरियाँ आ जाएँ, जिससे कि आपको मौके ज़्यादा मिल सके। इसलिए ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि किसी तरह से आप 95+ परसेंटाइल एटलीस्ट आपकी आ जाए। इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, धन्यवाद।